नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। इतिहास ये सिर्फ तारीखों, राजाओं और युद्धों की सूची नहीं है। इतिहास वास्तव में मानव समाज की उस लंबी यात्रा का नाम है जिसमें मनुष्य ने अपने जीवन तरीकों, अपने भोजन, अपनी भाषा, अपने शहरों, अपनी सोच और अपनी संस्कृतियों को निरंतर बदला और निखारा। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम सिर्फ बीते हुए समय को नहीं देखते, बल्कि यह समझते हैं कि आज हम जैसे हैं वैसा बनने की प्रक्रिया कैसे चली। लेकिन बच्चों के मन में अक्सर एक बात बैठ जाती है कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ डेट्स याद करनी होती है। ये गलतफहमी उस पुराने दौर की देन है जब इतिहासकार सिर्फ राजाओं, राजवंशों, युद्धों और उनके शासन काल की तारीखों तक इतिहास को सीमित कर देते थे। उस समय इतिहास का मतलब था किस राजा ने कब युद्ध जीता, किस दिन उसका कोरोनेशन हुआ, किस साल उसकी मृत्यु हुई और किस वर्ष अगला राजा गद्दी पर बैठा। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री इस संकीर्ण सोच से बाहर निकल चुका है। आज इतिहास उन सभी बातों का अध्ययन है जो समाज को भीतर से बदलती है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे खेती करते थे, कैसे बाजार बनते गए, कैसे शहर फैलते गए, कौन कौन से तकनीकी इन्वेंशंस आए और लोगों की सोच, संस्कृति और जीवन शैली में क्या बड़े परिवर्तन हुए। इस अध्याय में हम यही सीखते हैं कि तारीखों की भूमिका क्या है, किस प्रकार इतिहासकार ये तय करते हैं कि कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण है, इतिहास को अलग अलग पीरियड्स में क्यों बांटा जाता है और अतीत को जानने के लिए हमें किस तरह के सोर्सेस जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, डायरीज और ट्रैवलर्स अकाउंट्स मदद करते हैं। साथ ही यह अध्याय हमें पहली बार कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद से भी परिचित कराता है और बताता है कि भारत के ब्रिटिश शासनकाल को कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा जाता है। इस अध्याय का मकसद सिर्फ इतिहास समझाना नहीं, बल्कि इतिहास को देखने का नजरिया बदलना है, ताकि छात्र यह महसूस करें कि इतिहास कोई सूखी जानकारी नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की धड़कन है, एक ऐसा जीवित दस्तावेज जिसे समझकर हम अपने वर्तमान को और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास में तारीखों का महत्व। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान तारीखों की ओर जाता है। लेकिन हमें समझना होगा कि इतिहास सिर्फ कैलेंडर का खेल नहीं है। इतिहास का असली सार टाइम यानी समय के प्रवाह को समझना है। जैसे ही हम जीवन में किसी भी चीज की तुलना पहले कैसे था और अब कैसा है से करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से समय की यात्रा करने लगते हैं। यही इतिहास का असली आधार है, चेंज ओवर टाइम। अब सोचिए, क्या लोग किसी एक तय दिन पर चाय पीने लगे? क्या रेलगाड़ियां एक ही साल में अचानक पूरे देश में दौड़ने लगी? क्या भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसी एक सोमवार की सुबह शुरू हो गया? नहीं, ये सब एक एक दिन के इवेंट्स नहीं थे, बल्कि लंबे प्रोसेसेस थे। और किसी प्रोसेस को एक तारीख में बांध देना इतिहास की असली समझ को सीमित कर देता है। इसलिए आधुनिक इतिहासकार तारीखों को उसी समय महत्व देते हैं जब वे किसी बड़े सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक परिवर्तन को समझाने में जरूरी हो। पुराने जमाने में इतिहासकारों की सोच बहुत सीमित थी। वे सिर्फ राजाओं के जीवन और उनके शासन की घटनाओं को इतिहास मानते थे। इसलिए उनके लिए तारीखें बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राजा का जन्म, उनका विवाह, किसी युद्ध की शुरुआत, किसी राज्य का अंत, ये सब बिल्कुल तय तारीखों पर हुए। इसलिए इतिहास पूरी तरह क्रोनोलॉजिकल लिस्ट पर आधारित हो गया। लेकिन क्या इससे आम लोगों की जिंदगी समझ आती है? क्या इससे पता चलता है कि किसान कैसे जीते थे, कौन सी फसलों की खेती होती थी, कौन सी तकनीकें कब आईं, लोगों का खाना, पहनावा, भाषा, संस्कृति कैसे बदली? पुराना इतिहास इन सबको नजरअंदाज करता था क्योंकि उन्हें तारीखों में बांधना मुश्किल था। आज आधुनिक इतिहासकार इन सवालों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लोग क्या खाते थे, कितने प्रकार के मार्केट्स थे, कैसे ट्रेड रूट्स विकसित हुए, शहर कैसे बढ़े और किस तरह सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आए। आधुनिक इतिहास के अनुसार तारीखें सिर्फ तब महत्वपूर्ण हैं जब वे किसी बड़े बदलाव को समझने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर हम रेलगाड़ी का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये जानना होगा कि रेल की शुरुआत किस साल हुई। लेकिन उससे भी जरूरी है ये समझना कि रेलों ने समाज को कैसे बदल दिया, यात्राओं को आसान बनाया, व्यापार को तेज किया, शहरों के विकास को गति दी और विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ दिया। यही कारण है कि आधुनिक इतिहास तारीखों पर नहीं, बल्कि परिवर्तनों पर ध्यान देता है। ये कहता है कि क्या बदला, कैसे बदला, क्यों बदला। ये प्रश्न तारीखों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास का मकसद यह नहीं कि विद्यार्थी सैकड़ों डेट्स रट लें और परीक्षा में लिख दें।
इतिहास का उद्देश्य है समाज को समझना, उसकी समस्याओं को पहचानना और यह जानना कि मानव सभ्यता किस यात्रा से गुजरकर आज यहाँ पहुंची है। इसलिए तारीखें अब इतिहास का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास को समझने का एक साधन मात्र है। और यही आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये समाज की धड़कन को महसूस करना सिखाता है। इतिहास में कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है, ये तय करना भी अपने आप में एक इंटरप्रिटेशन है। तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वे तभी महत्वपूर्ण बनती हैं जब हम किसी विशेष घटना, प्रक्रिया या परिवर्तन को महत्व देते हैं। यानी अगर हमारी दृष्टि बदलेगी तो हमारे लिए महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाएंगी। ब्रिटिश शासनकाल में लिखी गई भारतीय इतिहास की किताबों में तारीखों का चुनाव हमेशा गवर्नर जनरल के अनुसार किया गया। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स कब आया, लॉर्ड वेल्सली ने कौन सी पॉलिसी कब लागू की, लॉर्ड डलहौजी ने कौन से क्षेत्रों को कब एनेक्स किया, लॉर्ड कर्जन ने कौन से रिफॉर्म्स बनाए और लॉर्ड माउंटबैटन ने सत्ता का हस्तांतरण किस साल किया। ऐसा लगता था जैसे भारत का इतिहास सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों की गतिविधियों पर ही निर्भर है, मानो ये देश उनके आने से पहले किसी बड़े इतिहास का हिस्सा ही न रहा हो। ये दृष्टिकोण बेहद संकीर्ण था, क्योंकि इसने भारत के करोड़ों साधारण लोगों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, दस्तकारों, कलाकारों, संतों, महिलाओं और बच्चों सभी को इतिहास से लगभग मिटा दिया था। ब्रिटिश इतिहासकारों का उद्देश्य था भारत की कहानी को ऐसे लिखना कि अंग्रेजों को सिविलाइजर्स यानी सभ्यता देने वाले माना जाए। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल को ही सबसे महत्वपूर्ण बना दिया। परिणाम ये हुआ कि छात्रों को लगता था कि भारतीय इतिहास सिर्फ गवर्नर जनरल की नियुक्तियों और उनके रिफॉर्म्स की तारीखों से बना है। लेकिन जब भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को नए ढंग से लिखना शुरू किया तो दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। अब महत्वपूर्ण तारीखें वही नहीं रहीं जो अंग्रेज चुनते थे। अब भारत के इतिहास की नींव बनी ये समझना कि उस समय समाज में क्या परिवर्तन हो रहे थे। अब इतिहासकार ये देखते हैं कि कब किसानों में असंतोष बढ़ा, कब व्यापार के नए रास्ते खुले, कब मशीनों ने दस्तकारों की जगह लेनी शुरू की, कब नए धार्मिक आंदोलन उभरे, कब शिक्षा के नए रूप आए, कब सांस्कृतिक जागरण ने समाज को बदलना शुरू किया। यानी अब इतिहास किसी गवर्नर जनरल की नियुक्ति से नहीं, बल्कि भारतीय समाज की धड़कनों से लिखा जाता है। अगर किसी इतिहासकार का फोकस इकोनॉमिक चेंजेस है तो उसके लिए महत्वपूर्ण तारीखें होंगी रेलवे का आना, नई मार्केट्स का विकास, खेती में बदलाव, उद्योगों की शुरुआत। अगर फोकस सोशल मूवमेंट्स है तो महत्वपूर्ण तारीखें होंगी सुधार आंदोलनों की शुरुआत, धर्म की नई व्याख्याएं, महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष। अगर फोकस फ्रीडम मूवमेंट है तो महत्वपूर्ण तारीखें होंगी विद्रोह, आंदोलन, सभाएं और जनता की जागृति। इसलिए तारीखें इतिहासकारों की दृष्टि से बनती हैं और जैसे जैसे नई खोजें होती हैं, नया शोध सामने आता है, वैसे वैसे इतिहास में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। यही आधुनिक इतिहास की विशेषता है, ये जीवंत है, बदलता रहता है और समय के साथ नए दृष्टिकोणों को अपनाता है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि तारीखें इतिहास का सत्य नहीं, बल्कि इतिहास को समझने का एक तरीका भर है। बच्चों, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें किसी भी घटना को समझने से पहले ये जानना पड़ता है कि वो किस समय खंड से जुड़ी है। लेकिन समय खंड बनाना यानी पीरियडाइजेशन करना वास्तव में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये किसी गणितीय फॉर्मूला से तय नहीं होता, बल्कि समाज की प्रकृति, उसकी परिस्थितियों और उसके भीतर होने वाले बदलावों को देखकर तय होता है। इसलिए किसी भी इतिहास को किस तरह टाइम पीरियड्स में बांटा जाए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के इतिहास में पीरियडाइजेशन की शुरुआत जेम्स मिल ने की। 1817 में लिखी गई उसकी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में उसने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। पहली नजर में ये डिवीजन सरल लगता है, लेकिन गहराई से देखने पर यह समझ आता है कि यह तरीका बेहद पक्षपातपूर्ण था। मिल ने भारत को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसने यह मान लिया था कि एशियाई समाज लेस सिविलाइज्ड है और भारतीय शासन हमेशा डिस्पोटिक यानी अत्याचारपूर्ण रहा है। उसने ये भी कहा कि ब्रिटिश रूल भारत में सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट लेकर आया। लेकिन ये सोच ब्रिटिश सुपीरियोरिटी को बढ़ावा देती थी और भारतीय समाज की वास्तविकता को बिल्कुल नजरअंदाज करती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को केवल शासकों के धर्म के आधार पर बांटना इतिहास की गहराई को खत्म कर देता है। जब हिंदू शासक थे तब भी मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख सब साथ रहते थे।
और जब मुस्लिम शासक थे तब भी हिंदू समाज अपनी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। रूलर्स स्वयं भी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को कठोरता से नहीं अपनाते थे। कई मुस्लिम शासकों ने हिंदू मंदिरों को दान दिया और कई हिंदू शासकों ने मुस्लिम विद्वानों को संरक्षण दिया। इसलिए धार्मिक आधार पर पीरियडाइजेशन करना समाज की वास्तविक जटिलता से दूर कर देता है। इसके बाद भारतीय इतिहासकारों ने यूरोपीय शैली में एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न पीरियड्स अपनाए। लेकिन ये भी पूरी तरह सही नहीं था, क्योंकि ये शब्द यूरोप की परिस्थितियों से आए थे। यूरोप में मॉडर्न पीरियड बराबर था डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, साइंटिफिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। लेकिन भारत में ब्रिटिश रूल के समय न स्वतंत्रता थी, न समानता, न आर्थिक प्रगति। इसलिए भारत के संदर्भ में मॉडर्न पीरियड कहना वास्तविकता को नहीं दर्शाता। इसीलिए आधुनिक इतिहासकार एक नया टर्म इस्तेमाल करते हैं, कॉलोनियल पीरियड। ये शब्द ब्रिटिश रूल की असली प्रकृति को सबसे सटीक तरीके से पकड़ता है। कॉलोनियलिज्म का अर्थ है एक शक्तिशाली देश का किसी कमजोर देश को सबजुगेट करके उसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों पर नियंत्रण कर लेना। ब्रिटिश रूल में भारत की इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम्स को बदला गया, हमारी वैल्यूज और टेस्ट्स को रीशेप किया गया और भारतीय रूलर्स को पावरलेस बनाया गया। इसलिए कॉलोनियल पीरियड भारतीय इतिहास की सही पीरियडाइजेशन है, क्योंकि यह ब्रिटिश रूल के राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक शोषण, सामाजिक पुनर्गठन और सांस्कृतिक प्रभाव सबको एक साथ समझाता है। इस तरह पीरियडाइजेशन सिर्फ समय को बांटना नहीं है, यह इतिहास को समझने का लेंस है। सही लेंस चुना जाए तो अतीत साफ दिखता है, गलत लेंस चुना जाए तो इतिहास धुंधला और भ्रमित लगता है। बच्चों, अब सवाल उठता है कि आखिर हम अतीत को जानते कैसे हैं? आखिर हमें कैसे पता चलता है कि 200 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, कैसे काम करते थे और उनके जीवन में सरकार, व्यापार, समाज, तकनीक और संस्कृति ने क्या भूमिका निभाई? इतिहासकारों के लिए अतीत कोई खुली किताब नहीं होता, उसे ढूंढना पड़ता है, सहेजना पड़ता है और समझना पड़ता है। इसी खोजबीन में उन्हें कई प्रकार के सोर्सेज मदद करते हैं। सबसे पहला बड़ा स्रोत है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ब्रिटिश रूल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी डॉक्यूमेंटेशन। अंग्रेजों का मानना था कि शासन तभी मजबूत चल सकता है जब हर चीज लिखित रूप में दर्ज की जाए। इसलिए हर नीति, हर कानून, हर इंस्ट्रक्शन, हर लेटर, हर रिपोर्ट, सब कुछ लिखा जाता था। ये लिखित ऐतिहासिक धरोहर आज इतिहासकारों के लिए सोने की खान है। अंग्रेजों ने हर महत्वपूर्ण कार्यालय में रिकॉर्ड रूम्स बनाए। तहसील कार्यालय, कलेक्टरेट, कमिश्नर का दफ्तर, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट और कोर्ट्स, हर जगह फाइल्स करीने से रखी जाती थी। इसके अलावा उन्होंने आर्काइव्स और म्यूजियम्स बनाए, जिनमें पुराने मैप्स, प्लान्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स और नीतियों की कॉपीज सुरक्षित रखी जाती थी। शुरुआत में कैलीग्राफर्स हाथ से दस्तावेज लिखते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के फैलने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी मात्रा में प्रिंटेड रिकॉर्ड्स तैयार किए। इनमें से हर रिकॉर्ड ब्रिटिश अधिकारियों की सोच, नजरिया और प्रायोरिटीज बताता है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की एक बड़ी कमी है, ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स कैसे सोचते थे, वे किस बात को महत्वपूर्ण मानते थे और उनके आदेशों के पीछे क्या तर्क होते थे। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि जनता क्या महसूस करती थी, किसान खुश थे या परेशान, मजदूरों की दशा कैसी थी, आदिवासी अपने जंगलों के खोने पर क्या महसूस करते थे और महिलाएं और बच्चे किस तरह के संघर्ष से गुजरते थे। इसलिए इतिहासकार सिर्फ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से समाज की पूरी तस्वीर नहीं बना सकते। दूसरा स्रोत है सर्वेज। अंग्रेजों का एक सिद्धांत था, अ कंट्री मस्ट बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कैन बी गवर्न्ड। इसी सोच के कारण उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कराए। रेवेन्यू सर्वेज में जमीन की माप, मिट्टी की क्वालिटी, पैदावार और किसानों की स्थिति का रिकॉर्ड बनाया गया। सेंसस सर्वेज में जनसंख्या, जाति, धर्म, भाषा, ऑक्यूपेशन सब कुछ गिना गया। इसके अलावा बोटैनिकल सर्वेज ने पौधों की प्रजातियां दर्ज की, जूलॉजिकल सर्वेज ने जानवरों का विवरण दिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज ने आदिवासी समाजों का अध्ययन किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व को दर्ज किया। इन सर्वेज का उद्देश्य प्रशासन को मजबूत बनाना था, क्योंकि सारी जानकारी अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। लेकिन इन सबके बावजूद इतिहास केवल सरकार की नजर से नहीं लिखा जा सकता। इसलिए तीसरा बड़ा स्रोत है नॉन ऑफिशियल सोर्सेस। ये स्रोत हमें बताते हैं कि लोग कैसे जीते थे, कैसे हंसते थे, कैसे रोते थे, क्या सपने देखते थे और किससे संघर्ष करते थे।
इनमें डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, मेमवार्स, ट्रैवल डिस्क्रिप्शंस, न्यूज़पेपर्स, फोक टेल्स, सॉन्ग्स, पोएम्स, नॉवेल्स, पैम्फलेट्स, फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स शामिल है। ये स्रोत हमें सोसाइटी की भावनाएं, संघर्ष, विरोध, संस्कृति और परंपराएं दिखाते हैं। लेकिन एक समस्या यहाँ भी है, अधिकतर लिखित दस्तावेज शिक्षित लोगों ने लिखे। तो किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और गरीब लोगों के बारे में हम कैसे जानें? इसके लिए इतिहासकार ओरल ट्रेडिशंस का सहारा लेते हैं। वे गांवों में जाकर लोगों की कहानियां सुनते हैं, लोक गीतों का अध्ययन करते हैं, त्योहारों और रीति रिवाजों को देखते हैं, गांव के रिकॉर्ड्स का अध्ययन करते हैं और एंथ्रोपोलॉजी की टेक्निक्स अपनाकर सामान्य लोगों के जीवन को समझते हैं। इस तरह ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सोर्सेज मिलकर अतीत की सही तस्वीर बनाते हैं। इतिहास कोई एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि हजारों आवाजों का संग्रह है और इन सभी को पढ़कर ही हम समाज की वास्तविक कहानी समझ पाते हैं। अंत में बच्चों, यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि इतिहास सिर्फ डेट्स, वॉर्स और रूलर्स की कहानी नहीं है। इतिहास मानव सभ्यता की धड़कन है, एक निरंतर चलने वाली यात्रा जिसमें हर इंसान, हर समुदाय और हर घटना का योगदान होता है। तारीखें तभी मीनिंगफुल होती हैं जब वे किसी बड़े परिवर्तन को समझने में मदद करें। पीरियडाइजेशन तभी सही है जब वो समाज की वास्तविकता को दर्शाए। कॉलोनियल पीरियड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिटिश रूल की सच्ची तस्वीर, राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक शोषण और सामाजिक बदलाव सब कुछ दिखाता है। साथ ही ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें सिर्फ सरकार का नजरिया देते हैं, जबकि समाज की असली कहानी गैर सरकारी सोर्सेस, गीतों, कथाओं, अखबारों, यात्राओं, चित्रों और लोगों की आवाजों में छिपी होती है। इतिहास तब पूर्ण होता है जब हम रूलर्स ही नहीं, बल्कि पेजेंट्स, ट्राइबल्स, वर्कर्स, विमेन और ऑर्डिनरी पीपल सबकी कहानी शामिल करें। यही इतिहास का असली उद्देश्य है, समाज की पूरी यात्रा को समझना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।